गंजी खोपड़ी वाला बुढ़ा गिद्ध बिजू राम अलमारूफ बिच्छू राम एक ऐसा ख्वाब देख रहा था जिसकी ताबीरी से महारानी जब सिर्फ नजोबाई बनकर रह गई थी कि पुरलुत्फ कुर्ब को हासिल करते ही अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी। वो वाकई खुद गजीदा बिच्छू बन चुका था, पागल और दीवाना बिच्छू, और इसकी नफ्स परस्ती पागल बिच्छू की तरह खुद को ही डंक मारने की मुतरादिफ थी। वो नफसानी और जातलबी की हवस में अपनी औकात भुला बैठा था। अलबत्ता नजोबाई का मामला दूसरा था। इसने अपनी औकात नहीं भुलाई थी। वो चढ़ते उतरते सूरज की पुजारन थी। जानती थी कि सूरज जब आसमान पर हो तो सवा नेज़े बरसाता है और जब उतर जाए तो हर शायद बीज तारीकी की लपेट में आ जाती है। वो खुद को भी ऐसा ही ढलता हुआ सूरज समझ रही थी और तारीकी की लपेट में आ गई थी। तारीकी में ही वो दोबारा उभरने के लिए कोशां थी। इसीलिए वो अपने गुलाम बिच्छू राम के साथ सियाकारियों की पस्तियों में गिर चुकी थी। जिस तरह बिच्छू राम की मिसाल खुद गजीदा बिच्छू की तरह सी हो गई थी, बयान इस तरह नजोबाई भी एक ऐसी मादा मकड़ी बन चुकी थी जो नर को अपनी गुर्बत से आशना तो जरूर करती है मगर फिर इसे हड़प भी कर जाती है। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि इन दोनों को ये अजीब गठजोड़ पागल बिच्छू और कीना परवर मकड़ी का साबित होने वाला था। विधवा नजोबाई ने अपने और बिच्छू राम के बीच खुफिया मामलात पर बातचीत और तबादला ख्याल करने के लिए राजमहल के एक दूरफ्तादा गोशे में तखलिया गाह कायम कर ली थी, जहां वो बज़ाहिर पूजा पाठ करती थी और अपने आजहानी पति चंद्रगुप्ता के सुख बाश होने की कामनाओं में मसरूफ रहती थी। इसके दरपर्दा वो यहाँ इन दोनों के बीच क्या क्या साजिशें पकती रहती थी, ये बिच्छू राम और नजोबाई के सिवा कोई नहीं जानता था। यूं नजोबाई बज़ाहिर धर्मायन के रूप में सफेद सूती साड़ी पहने जाप अलाप में मसरूफ रहती। रात के किसी पैर में बिच्छू राम चोरी छुपे इधर ही आकर नजोबाई से मुलाकातें किया करता था और दोनों ऐशो इशरत के बाद आइंदा की मनसूबाबंदियों के बारे में तवील सिलसिला तबादला ख्याल करते। तुले आफ्ताब से कबल बिच्छू राम तखलिया गाह से चोरों की तरह बरामद हुआ और सीधा अपने अकामती गोशे के आया कर दम लिया। वो बहुत मसरूर था। इस पर माजी की महारानी और हाल की नजोबाई की उसने शबाब का सरूर तारी था। साथ ही साथ वो खुद को मुस्तकबिल के महाराजा के रूप में भी देख रहा था। शतरंज की एक ऐसी ही बिसात आपो आप इसकी छोरी में आ पड़ी थी, जिसके एक पिटते हुए मोहरे को ढाई घर चाल पर रखने का इसे बड़ा सुनहरी मौका मिला था और वो इसे जाया नहीं होने देना चाहता था। इसने थोड़ा सा आराम किया, गुस्ल वगैरह से फारिग होकर शाही तामगाम के जाके पहले पेट पूजा फिर काम पूजा के मिस्र नाश्ता वगैरह किया और इसके बाद अच्छी सी पोशाक चढ़ाई और सीधा राजमहल के टप्पा खाने का रुख किया। खतूत और पैगाम रसानी की तरसील के शोबे में बिच्छू राम का अपने एक आदमी मौजूद था। इसका नाम मुरली था। बिच्छू इसके पास पहुंचा। वो एक मेज के पास कुर्सी पर बैठा फुलके और तरकारी का नाश्ता कर रहा था। बिच्छू राम को देखते ही चमक कर बोला, पिधारिये महाशय जी, कैसे आना हुआ? हमें बुला लिया होता, खुद क्यों कष्ट किया? इसके लहजे में चापलूसी थी। हालांकि कौन नहीं जानता था कि बिच्छू राम महारानी नजोबाई का खासुल खास गुलाम था। इसी वजह से इसका भी रोब रहता था। मगर अब सूरत हाल बदल चुकी थी। लेकिन अगर मुरली अब भी इसे वही इज्जत दे रहा था तो वो जानता था कि बिच्छू राम वक्त की चाल को किस तरह अपने हक में मोड़ने वाला शातिर दिमाग भी रखता है। यूं भी वो बिच्छू राम का खैरखा और गहरा दोस्त भी था, इससे बढ़कर मोहसिन नवाज, क्योंकि बिच्छू राम ने मुरली को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक महारानी की सिफारिश पर टप्पा खाने में नौकरी पर लगवाया था। मुरली, मुझे इस वक्त बताओ कि राजपुर के दीवान साहिब शिवराय भोलकर इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? मुरली तार गए कि बिच्छू राम इस वक्त किसी और बात करने के मूड में हरगिज नहीं, इसलिए बैक जुम्बश बोला, अभी लो महाशय जी, ये कौन सा मुश्किल काम है? कहते हो मुरली फौरन चौबी खानों में धरे ताजा खतूत और दीगर कागजों का जायजा लिया। इसके बाद बिच्छू राम से बोला, भोलकर परसों सुबह कल शाम तक दिल्ली में जनरल माइकल शाह के हाथ थे। इसके बाद वो राजपुर जाने का इरादा किए हुए थे कि इन्हें रियासत मदरना के रेजिडेंट कर्नल एडरसन का तुरंत बुलावा आ गया था। लिहाजा शिवराय भोलकर कल रात से मदरना रेजिडेंसी में ही मुकीम है। बिच्छू राम सोच में पड़ गया। आज सुबह शिवराय भोलकर का क्या प्रोग्राम हो सकता था, इसका इल्म नहीं था। इसने मुरली से पूछ दिया, कुछ बता सकते हो कि वहाँ इनके क़याम की मुद्दत कितनी होगी? महाशय जी, मामला कोई अहम लगता है क्योंकि गवर्नर डजनी कास्टूफर भी वहाँ आए हुए हैं। मेरा ख्याल है वो आज रात तक तो वहीं ठहरेंगे। अगर ना भी मिल सके तो राजपुर वहाँ से कौन सा दूर है, वो आखिर में वहीं जाएंगे। बिच्छू राम को मुरली की तजवीज भली लगी। इसने अपने चोले से चांदी की एक गुनी निकालकर इसके हाथ में थमा दी और ताकीद की कि अगर कोई इसके बारे में पूछे तो यही बताए कि वो गणेश देवता के मेले में शिरकत के लिए पालनपुर गया हुआ है। बिच्छू राम ने इसी वक्त रवानगी की तैयारी बांध ली थी।
बिच्छू राम ने राजमहल के हर शोबे में अपने आदमी रखे हुए थे। डाक गाड़ी के कोचवान को भी इसने यही सबक पढ़ाकर जो मुरली को रटाया था इसमें सवार हुआ और बंबई की राह ली। डबल घोड़े की तेज रफ्तार डाक गाड़ी से 2-3 घंटों में ही बंबई पहुंचा दिया। वहां से बिच्छू राम ने मोटर बस में सवारी की और सपैर तक मुधरना की रेजिडेंसी जा पहुंचा। रियासत मुधरना बंबई से 100 किलोमीटर दूर और कोल्हापुर से महज 20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी रियासत थी, जहां मुकम्मल तौर पर अंग्रेज सरकार का कब्जा था। चूंकि यहाँ की रियासतें आजाद नहीं कहलाती थी और वहाँ के वालियान अंग्रेज सरकार के मुतय्यन करता थे और कुछ पुराने वजीफा खौर और अनायत याफ्ता इनके वफादार थे। इसी तरह रियासत मदरना का कुछ इलाका साहिली भी था। बंदरगाह के नाम पर वहाँ आर्जी तौर पर एक गोदी भी बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ से बंबई की बंदरगाह करीब पड़ती थी और ठाटे मारता समंदर बहता था। साहिली जंगलात की भी बहुतात थी। बहर कैफ रेजिडेंसी की इमारत तक पहुंचते पहुंचते बिच्छू राम को रात हो गई थी। वहां पहुंचा तो ये सुनकर इत्मीनान की सांस ली थी कि शिवराय भोलकर अभी तक इधर ही था। अलबत्ता गवर्नर डर्नी कास्टूफर जा चुके थे। बिच्छू राम ने गेट पर मुतय्यन अंग्रेज मुहाफिजों को बताया कि वो रियासत नागरा से आया है और शिवराय से मिलना चाहता है, तो उन्होंने फौरन अंदर इसका पैगाम पहुंचा दिया। अंदर पैगाम पहुंचने की देर थी कि इसका फौरन बुलावा आ गया। इसे एक आरामदेह और दीदाजेब नशिस्तगाह में बिठा दिया गया और इसकी खातर मदारत की गई। नशिस्तगाह की दीवारों पर कर्नल एडिसन और इसकी फैमिली की तस्वीर के अलावा वो तस्वीर भी टंगी हुई थी जिसपे कर्नल एडिसन को अपने शिकारी टोले के साथ खंजीर और तेंदुए के शिकार करते हुए दिखाया गया था। एक तस्वीर सुंदरबन के जंगलात की भी थी। एक शिकारी कैबिन के सामने भी कर्नल एडिसन की तस्वीर थी, जिसमें इसने 16 बोर की बंदूक पकड़ रखी थी और एक मुर्दा शेर के पेट पर लात रखे हुए तना खड़ा था। बिच्छू राम जानता था कि शिवराय भोलकर की अंग्रेज सरकार के सामने क्या हैसियत थी। भोलकर अगरचे दीगर हिंदुस्तानियों की तरह काला गुलाम था, मगर इसकी इज्जत अंग्रेज खादिम भी इसी तरह करते थे जैसे वो काला गुलाम नहीं बल्कि इनका अफसर हो। और ये बात हकीकत भी थी। ऐसे ही नहीं तो इसे राजभवन का दीवान बनाया गया था। भोलकर अंग्रेजों का कट्टर वफादार था और इनका मरात याफ्ता भी। सरकारी इंग्लिश से लेकर ब्रिटिश आर्मी तक इसकी रसाई थी। बिच्छू राम जानता था कि नज्जूबाई को इक़्तिदार की बिसात पर 2.5 घर चलाने की चाल में सिर्फ भोलकर इसकी मदद कर सकता था। ये बिच्छू राम की खुशकिस्मती थी कि रियासत की इस बिसात पर चाल चलने का ये बेहतरीन मौका था। बिच्छू राम बेचैनी से भोलकर का इंतजार करने लगा।